Hello everyone, this is Maheshpal, welcomes you all. And in today's session we will discuss about the botany third paper of BSc second year and third year, है ना। अच्छा एक चीज़ और, ये बॉटनी थर्ड पेपर का बॉटनी थर्ड ईयर का जो पेपर है कम्प्लीटली इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना। बच्चे इन चीज़ों को खुद से कवर कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप इतनी देर रात तक इस चीज़ का वेट करते हैं कि हाँ जी मेरी तरफ से कुछ कंटेंट आएगा एंड जो कि आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। देखिए कुछ बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम भी चल रही है कि हाँ कि कंटेंट लेट हो जाता है और काफ़ी डिले हो जाता है, बट इस चीज़ में थोड़ा सा ये समझिए कि मैं मेरे प्रॉपर टाइम में से निकाल करके आधी रात तक आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ सारी चीज़ों को, जस्ट बिकॉज के बच्चों को एग्ज़ाम में जाने से पहले किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एंड थोड़ा सा इस चीज़ में कोऑपरेट कीजिए, मैं भी इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करूँ कि हाँ जी इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले अपलोड कर दिया करो। बाकी सबकी तरफ से ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं, मेरे एफ़र्ट्स जो हैं आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो बॉटनी थर्ड है इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। इसमें मेजरली मैं जो चीज़ें डिस्कस करूँगा वो आपको वीडियो में आगे फर्दर पता चलता रहेगा। देखिए कुल मिलाकर के जो सेकंड ईयर का पेपर है, सेकंड ईयर के पेपर में प्लांट फिजियो और बायोकेमिस्ट्री। अब क्या है कि बात करते हैं इसमें कि किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए प्लांट फिजियो आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, इतना मेरा मानना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कल ही एग्ज़ाम है इस चीज़ का। तो प्लांट फिजियो आपकी क्लास से 11th वाली चीज़ जो है वहाँ से सेट होनी चाहिए, है ना। बेस वहीं से बनता है। फर्दर मोर ऐसा नहीं है सिर्फ वही चीज़ें हैं, जब आप ग्रेजुएशन में हो और आप 11th में हो तो दोनों चीज़ों में अंतर तो है ही, लेकिन बेस आपका वहाँ से बनेगा जिसके ऊपर में आप पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। रही बात बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। और जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से मोलिक्यूल्स निकलते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। एंड रिसेंटली अभी जो कल थर्ड ईयर का पेपर निकला है, एक मिनट, कल जो थर्ड ईयर का पेपर हुआ, थर्ड ईयर के पेपर में कार्बोहाइड्रेट पर क्वेश्चन बना, कार्ब्स पर क्वेश्चन बना, साथ के साथ में प्रोटीन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बने। देखिए प्रोटीन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं कि प्रोटीन्स के टाइप्स पूछ सकते हैं, है ना, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, प्रोटीन्स में कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स पूछ सकते हैं। एंजाइम अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेकर के चलता है। टाइप्स की अगर बात की जाए, प्रोटीन्स कई तरीके के हो सकते हैं। प्रोटीन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, पोलर, नॉन पोलर, अलग अलग तरीके के, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एसेंशियल, सॉरी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की जो सिंगल यूनिट हो गई वो प्रोटीन की सिंगल यूनिट क्या हो गई, अमीनो एसिड हो गई। अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के हो गए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए, सेमी एसेंशियल हो गए। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कंटेंट लिखना है तो कंटेंट में आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए आपके पास में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को बहुत विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। आप लोगों को बैठ करके वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हाँ जी इसके आगे मुझे क्या लिखना होगा या मैं क्या लिख सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में प्रॉपर तरीके से बैठनी चाहिए। फर्दर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, एंजाइम्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अपने आप कंटेंट लेकर के बैठता है। एंजाइम में कई सारी चीज़ें निकल करके आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स निकल करके आ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी निकल करके आ जाती है, टेम्परेचर का, पीएच का किस तरीके से उन पर इफेक्ट होता है, ये चीज़ें सारी की सारी एंजाइम्स वाले पार्ट में निकल करके आती हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे की मेरे पास में क्वेरी आई कि हाँ जी भैया कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है, कार्ब्स के स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है। तो देखिए कार्ब्स के स्ट्रक्चर, मैं इसको नटशेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि कार्ब्स के स्ट्रक्चर किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस चीज़ को नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल अबाउट द शुगर्स, है ना, शुगर्स हैं उसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड शुगर जो है, शुगर इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। शुगर के लिए वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सैकराइड्स, राइट। कि सैकराइड्स हुए, अभी सैकराइड्स में भी अलग अलग तरीके के सैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स, राइट, कि मोनोसैकराइड, डाई, ट्राई, पॉली, इस तरीके से। अब अगर मैं वर्ड बोलता हूँ मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड मतलब कि दोज टाइप ऑफ शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, है ना, जो कि फर्दर छोटी यूनिट में नहीं टूटेंगे, वो सारे के सारे मोनोसैकराइड्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, अलग अलग तरीके से। मेजरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हेक्सो शुगर। हेक्सो शुगर में आते हैं अपने पास में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज,
है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। मेजरली मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ग्लूकोज से इज अ 6 कार्बन हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन रहते हैं उसमें। अच्छा, ये जो सैकराइड्स हैं ये भी दो तरीके के, वन कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड एज अ प्राइमरी ग्रुप वाइल अदर कंसिस्ट द कीटोन ग्रुप। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और जो मैनोज होते हैं, इन तीनों पर क्या होता है, इन तीनों के पास में एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप, एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहता है ना, एल्डिहाइड। दैट्स वाई दे आर एल्डोज शुगर। और जो फ्रक्टोज रहता है, फ्रक्टोज के पास में क्या रहता है, फ्रक्टोज के पास में कीटोन वाला ग्रुप रहता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से सारी चीज़ों को कंपेयर करता हुआ चलता हूँ। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के आयंस का अरेंजमेंट करना होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाला तो CH2OH, ये तो फिक्स हो गया है ना, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। ऊपर वाले में जो होता है, ऊपर वाले में होता है CHO, ओके ना, ये फिक्स हो गया। एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक प्राइमरी अल्कोहल, बाकी के सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। अभी ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से निकल करके आता है, जरा इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर अरेंजमेंट करता हूँ, देन इट विल बी OH। OH की पोजीशन याद रखें, हाइड्रोजन तो खुद ब खुद लग ही जाएगा, ठीक है, हो गया। बची हुई जगह पर हाइड्रोजन लगा लो, ये लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये तो होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर। हेवर्थ स्ट्रक्चर से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पायरानोज रिंग होती है, उससे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करूँगा कि ये जो 5th कार्बन पर हाइड्रो यहाँ है, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ 1st कार्बन के साथ में अटैच करवा दूंगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ पर बॉन्ड मुझे बनता हुआ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद में OH की पोजीशन, अगर ये इस तरीके से भी हो सकता है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, अलग अलग तरीके से वो चीज़ें बनती हैं। अब बच्चे का क्वेरी निकल करके ये आई कि अगर इस चीज़ को पायरानोज रिंग में रिप्रेजेंट कराया जाए, मैं ये चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। अगर मैं इसको पायरानोज रिंग में रिप्रेजेंट करूँ तो चीज़ें किस तरीके से रहेंगी, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। आपके पास में ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, आपको इस स्ट्रेट स्ट्रक्चर को राइट हैंड साइड में 90 डिग्री रोटेट कर देना है, जस्ट सिंपल। आप लोगों को पैरानोज रिंग वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये यहाँ कार्बन का नंबर दे दो, 1st 2nd 3rd 4th 5th, और ये 5th के ऊपर रहता है CH2OH। 6 और 5वें और पहले के बीच में ये ऑक्सी लिंकेज लगती है, जो कि ये लग रही है ना। जस्ट सिंपली जैसा मैंने बताया, राइट हैंड साइड में 90 डिग्री रोटेट कर दें, OH वाली चीज़ यहाँ पर आ गई नीचे, ठीक है। 2nd कार्बन पर वो गई ऊपर, 3rd कार्बन पर फिर नीचे, 4थे कार्बन पर फिर नीचे, 5वें कार्बन पर ऐसे, बची हुई जगह पर हाइड्रोजन। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर हो गया साथ के साथ में, है ना। इस तरीके से पैरानोज रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ग्लूकोज का। सिमिलरली गैलेक्टोज का बना दो, है ना, सिमिलरली किसका, फ्रक्टोज का बना दो, मैनोज का बना दो। फ्रक्टोज में दूसरी चीज़ होती है, फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्यूरान रिंग में, है ना। फ्रक्टोज का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से फ्यूरान रिंग में होता है ना। ये थोड़ा सा अंतर वाली बात पड़ती है। मोर ओवर कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो होप सो बच्चे की जिसकी भी ये क्वेरी थी वो प्रॉब्लम दूर हुई होगी, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है ना। और अगर इसी में क्या है, अगर आपको पॉलीसैकेराइड वाली चीज़ें लेनी है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च आपने लिया तो आपने ये बोला कि हाँ जी स्टार्च क्या है, स्टार्च इज़ द पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ में पहले और चौथे कार्बन के बीच में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती जाती है, एंड दे फॉर्म द कंटिन्यूअस रिंग, राइट ना। इस तरीके से वो इसी में बन जाएगा। पहला कार्बन ये हो गया, इसके सामने वाले का अगर आएगा तो वो यहाँ पर 4th कार्बन आएगा, जैसे इसका यहाँ पर 4th कार्बन है, और इन दोनों के बीच में फिर बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर वो हो गई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ें इस तरीके से होनी है, गॉट इट ना। होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर, राइट। ऐसा करके है और इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बनता है। फर्दर मोर बहुत ध्यान से प्रोटीन्स वाले पार्ट को कवर अप कीजिएगा, प्रोटीन से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रोटीन्स को कवर अप कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को कीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड को कीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड वाला जो पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड को मैं पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में जेनेटिक मटेरियल करके है प्लेलिस्ट, एंड उसमें आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, राइट ना। फर्दर मोर अगर प्लांट फिजियो की बात की जाए, प्लांट फिजियो में कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे
रेस्पिरेशन वाला पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरीके से मार्किंग चल रही है 12.5 नंबर में रेस्पिरेशन बहुत है ना, ये डिजर्व करता है 12.5 नंबर के हिसाब से। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस, सारी की सारी जनरल बातें बच्चे को पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स पर क्वेश्चन बनता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से मैक्रो माइक्रो बनते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी डेफिशिएंसी, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये इन पर क्वेश्चन बनता है। ध्यान से इस चीज़ को कीजिएगा। रेस्पिरेशन में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लाइकोलिसिस भी आ जाता है, देन उसके बाद में TCA साइकिल आ जाएगी, एंड देन TCA क्रैब साइकिल एक ही चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, TTS वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, वो पूरा एक बार में खा जाता है सारा का सारा। फोटो रेस्पिरेशन एंड ये है कीमोसिंथेसिस मतलब ATP सिंथेसिस वगैरह, वो सारा का सारा पॉइंट एक अकेली यूनिट, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर लीक हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना आपके साथ में एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ कि मे बी ये चीज़ ऐसे में हो सकती है। फर्दर मोर इसके आगे समझिए ज़रा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से निकलता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो फोटोपीरियडिज्म, है ना, जर्मिनेशन, पार्थिनोकार्पी, और हार्मोनल चेंजेस, है ना, बहुत ध्यान से नाइट्रोजन साइकिल वगैरह का देख लीजिएगा एक बार में, है ना। जनरल पेपर है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, और चीज़ें आधे से ज़्यादा तो बच्चों के कवरअप हो चुकी होंगी। बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में पूरे तरीके से एनवायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी मतलब कि सारे का सारे डिजीज़ एंड डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, है ना, मोज़ेक डिजीज़ हो गई, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई, और क्या नाम है लेडी फिंगर वगैरह में विंस वगैरह की 50 तरीके की बीमारियाँ होती हैं, राइट। लेकिन आप लोगों को इसमें से क्या टारगेट करना है, देखिए वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मैंने जब पेपर को इस चीज़ को एनालाइज़ किया, जो मुझे थोड़ी सी लगी कि सॉइल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो उनको कीजिएगा। सॉइल प्रोफाइल, टेक्सचर एंड सॉइल इरोजन, है ना, सारे के सारे सॉइल से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो इम्पोर्टेंट है। पॉल्यूशन अलग अलग तरीके से, है ना, एयर, वाटर, नॉइज़, वॉट एवर इट मे बी, पॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एंड ये एक क्वेश्चन, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, अलग अलग तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक यहीं से, है ना, अल्टीमेटली वो वहीं पर एयर पॉल्यूशन को टारगेट कर देता है साथ में ले जा करके, है ना, ये चीज़ें चलती हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पर एक है फाइटोजियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी इम्पोर्टेंट है ना। अगली बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़, देखिए बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ वाला क्वेश्चन अपने आप में अगर लॉन्ग बनता है तो ये टुकड़ों में टूट करके बनेगा, ठीक है, ये पार्ट्स में हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, ओके ना। ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इतना ही है ना। जब आप पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि चीज़ों को किस तरीके से किया जाए। साथ के साथ में मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करने लगूँगा। मैं पहले भी इस पर परसों ही मैंने एक वीडियो तैयार करी थी एंड इट वाज गुड, बच्चों का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, और मैं पहले इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि हाँ जी थैंक्स टू एवरीवन कि हाँ जी बच्चे वेट करते हैं एंड बच्चे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सराहते हैं। साथ के साथ में जो एक चीज़ मुझे फील हुई, अभी कल के पेपर होने से लेकर के आज शाम तक में बहुत सारे बच्चों की सिर्फ एक ही क्वेरी निकल करके आई, और उस क्वेरी में सबकी कॉमन क्वेरी, और वो कॉमन क्वेरी क्या थी, वो था सीधा टाइम मैनेजमेंट, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी चीज़ से परेशान हैं, वेदर चाइल्ड इज़ ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, नॉट ऑफ BSc, है ना, बाकी के जो भी बच्चे हैं, जो भी किसी न किसी तरीके से जैसे भी जुड़े हुए हैं, सबका यही प्रॉब्लम आया कि भैया टाइम मैनेजमेंट का क्या किया जाए, कि इन द 2 hours हाउ शुड बी अटेम्प्ट दीज 4 क्वेश्चंस, क्योंकि आउट ऑफ 10 आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं, और वो 4 क्वेश्चन किस तरीके से हों कि विद इन द टाइम ड्यूरेशन हो जाएं, राइट ना। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या निकल करके आई है मेजरली, बिकॉज पिछले सालों में बच्चे ने एग्ज़ाम दिए ही नहीं है ना, ड्यू टू कोविड कंडीशन या वॉट एवर इट में भी जो भी रहा, क्राइसिस वगैरह वाला टाइम पीरियड, उसमें बच्चे का रिटर्न हैबिट, बिल्कुल राइटिंग हैबिट पूरी तरीके से छूट चुकी है। और अब बात निकल करके ये है कि इन दिस टाइम ड्यूरेशन हाउ शुड बी अटेम्प्ट दीज, और कितना लिखें,
एक बच्चे की ये भी साथ में बड़ा इशू हो रहा है कि कितना लिखें कि हमें इस इतने नंबर तक की मार्किंग स्कीम के अंडर में हम लोग आ जाएं। तो देखिए दोनों ही बातों को समझते हैं, कितना लिखें और कैसे लिखें। देखिए अब बात आती है कि कितना लिखें, तो आपकी कॉपी में होते हैं 36 पेजेस, है ना, नॉट जस्ट पेजेस, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। बीइंग इन द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपके दिमाग में इतना कंटेंट होना चाहिए कि हाँ जी आप किसी भी एक क्वेश्चन पर आराम से 10 से 12 पेजेस भर सकें, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर रहे हैं, मैं सालों पहले करके बैठा हूँ, ओके ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सबके साथ में है और थी। तो होता है इतना कंटेंट बच्चे के पास में आराम से निकल जाएगा कि एक टॉपिक पर आप 10 पेज लिख सकें। बात ये रहती है कि आपको यहाँ पर कितना देना है कि आप विद इन द टाइम ड्यूरेशन उन चीज़ों को कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, 4 क्वेश्चन है और आपके पास में समय है 120 मिनट का। अल्टीमेटली पर क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं, है ना। हर क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट का समय मिल रहा है, पर फ्रेंकली स्पीकिंग 30 मिनट का टारगेट लेकर मत चलना। आप क्वेश्चन को ख़त्म करो 25 मिनट में, ठीक है। हर क्वेश्चन को जब आप 25 मिनट में ख़त्म करेंगे तब आपके पास में 100 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा, जिसके बाद में आपके पास में 20 मिनट्स का समय बचेगा। और ये 20 मिनट्स मालूम है किस चीज़ में जाएंगे? ये ऐसा नहीं है कि आपके पास में फ्री रहेंगे, नहीं। जो क्लास में एंट्रीज़ होती हैं, जो OMR फिलिंग की एंट्रीज़ हैं, जो कि कॉपी के फ्रंट पेज पर की हुई एंट्रीज़ हैं, वो सब भी आपके इसी 120 मिनट में इंक्लूड है। उसको किसी भी तरीके से इग्नोर मत कीजिए। वो सारे के सारे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ये टाइम उसमें निकल जाएगा, राइट ना। ये सारी की सारी अंदर की बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में क्या होता है। अब ये तो रहा कि ये 30 या 25 मिनट में आप लोगों को चीज़ें टारगेट करनी है। और देखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा कि शुरुआत में तो आपके पास में टाइम होगा। जैसे मान करके चलिए कि पहले ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारा लिखा एंड यू हैव टेकन 40 मिनट्स। अब आपने एक अकेले क्वेश्चन में 40 मिनट का समय ले लिया, आपने दूसरे क्वेश्चन में भी 40 मिनट का समय ले लिया। अब अगले तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में मात्र 40 मिनट हैं। अब दिक्कत ये बनती है, ठीक है। ये वाली दिक्कत में अब आप क्या करेंगे कि या तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और आपको क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी भी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स इफेक्टिव हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके मार्क्स पर पड़ेगा। तो ऐसी दिक्कत किसी बच्चे के साथ में ना आए, इसीलिए मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि टारगेट इस तरीके से रखें कि 25 मिनट में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल एंड पर आ जाए। देखिए घड़ी का बड़ा रोल है एग्ज़ाम में, टाइम का। आपके पास में टाइम आपके हाथ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कितना टाइम दे रहे हैं। इनकेस 25 मिनट में, देखिए 25 मिनट में क्वेश्चन ख़त्म होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है और आपको दिख रहा है कि 25 मिनट हो गए हैं, तो उसको ख़त्म कीजिए। जैसे भी करके 5 मिनट में कंक्लूजन तैयार करके 30 मिनट में पूरे तरीके से ख़त्म होना ही चाहिए। अदरवाइज़ ये 2 क्वेश्चंस आपके इफेक्टिव हो जाएंगे, जिसका नुकसान आप ही को होगा, है ना। लास्ट मोमेंट पर भाई सीधी सी बात है, हर इंडिविजुअल बच्चा अपने लिए पेपर दे रहा है। ग्रुप में चाहे किसी ने कैसी भी पढ़ाई की हो, क्लास में रहकर किसी ने कैसी भी पढ़ाई की हो, एग्ज़ाम बच्चे को अकेले इंडिविजुअल देना है और जिसका रिजल्ट भी इंडिविजुअल ही निकलेगा, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, एक प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से काम करने का तरीका होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करेंगी। अब बात निकल करके ये तो बताया कि हाँ जी इस टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से करें। अब बात आती है कि पेजेस किस तरीके से होने चाहिए। तो 36 पेजेस की कॉपी है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चीज़ें मैटर कर रही हैं इन सभी सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो इन पेजेस को अगर आप पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में अगर आप 6 पेजेस को टारगेट करते हैं तो आपके पास में 24 पेजेस कंप्लीट करने का क्या रहेगा कि इतना सारा आपने कर दिया। पर क्वेश्चन 6 पेजेस, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आपको करना है। मतलब हम जो बीइंग एन एग्जामिनर, राइट, हम जब कॉपियाँ चेक करते हैं, हम बच्चे से सीधा से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्रेजुएशन के बच्चे को कम से कम इतना तो हो कि एक टॉपिक पर इतना लिख सके, और इससे ज़्यादा ही होता है। मैंने बताया ना कि आप 10 पेज लिख सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 6, राइट, 6 से ऊपर जाना चाहिए। जाए तो कितना जाए, 8 या 9, इससे ऊपर नहीं। बिकॉज अगर आप पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में अगर आप 9 पेजेस भी लेंगे तो आपका 9 × 4 36 पेजेस पूरी कॉपी फिल हो गई, ओके ना। क्योंकि आपके लिए तो हर क्वेश्चन सेम वेटेज का है। ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के हैं और उसके बाद के क्वेश्चन कम मार्क्स के हैं, ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। हर क्वेश्चन का वेटेज तो सेम है।
और वेटेज और टाइम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर इन पेपर्स को टारगेट कीजिए। कंटेंट में इतना ज़्यादा नहीं था जो सिलेबस का मैंने बताया, वो तो बहुत थोड़ा ही था। मेजरली मेरे को टारगेट करना था कार्बोहाइड्रेट वाला और इन चीज़ों को मेन से पॉइंट्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये टाइम मैनेजमेंट, राइट। अगर आपके हाथ में आपका समय रहेगा तो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग में चलाएंगे, अदरवाइज़ आपको दूसरे का अकॉर्डिंग में चलना ही पड़ेगा, ठीक। और बाकी ये है कि मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ जी वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो जाए ताकि आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख सकें, लेकिन स्टिल फिर भी ये है कि मैं अपने समय में से निकाल करके, क्योंकि देखिए मेरी जगह पर अगर आप रख के देखें खुद को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं चीज़ें, बट स्टिल मैं खुश हूँ कि हाँ जी बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा है, बच्चे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ चीज़, एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि देखने वाले क्या है, कई सारे, वैसे ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे इस तरीके के बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत सारी मेरे को विशेज़ और ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, बट कुछ मेरे को पॉइंट्स ऐसे भी लगे कि जहाँ पर लोग सिर्फ देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि वॉच किया एंड जस्ट मूव ऑन, राइट। और जब मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ तो आप कम से कम एक बटन तो क्लिक कर ही सकते हैं। आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है कि हाँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एक थैंक यू होता है सामने वाले के लिए कि हाँ जी जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में हम कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करना है, और इट्स जस्ट अ ह्यूमन नेचर, और होना भी चाहिए, एक सिविक सेंस वाली बात रहती है। अगर कोई मेरे लिए कर रहा है तो कम से कम मैं उसके लिए थैंकफुल तो रहूँ, है ना। आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है जिस पर लिखा होता है सब्सक्राइब, जस्ट इतना ही करना है, राइट। एंड बाकी ये है कि बच्चों का साथ तो है ही मेरे पास में, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा, इफ़ यू वांट टू लर्न आई विल बी देयर कम्प्लीटली, ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट डिलीवर टू यू। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।